अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द रिसर्च होम। ये मेरी सेकंड वीडियो है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आजकल का हमारे रिसर्चर्स का सबसे हॉट टॉपिक है, रिसर्च स्टूडेंट्स का बेसिकली। और इसमें जब से ये पॉलिसी नई HEC की न्यू पॉलिसी के बारे में मैं बात करूँगी, और ये जब से आई है जब ही से बहुत ज़्यादा जो है वो इसके बारे में डाउट्स फैले हुए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा और क्यों है, किस लिए है। देखें, पहले तो एक बात ये समझ लें कि हम लोग जिस लेवल पे हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें और ये पॉलिसीज़ हमें डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं, और हम लोग इन सब से डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं क्योंकि हम इन सब से जुड़े हुए हैं, हमें आगे अपना करियर बनाना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ना पॉलिसी बनाने वाले भी सोचते हैं, हमें इनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। और इसके अलावा ना हमारे पास कोई और हल भी नहीं है। मतलब क्रिटिसाइज़ करने से हम सिर्फ टेंस होंगे, हमें सिर्फ टेंशन मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम खुले दिल से कबूल करें और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखें, एक चीज़ वो होती है जो आप दूसरों की ज़बानी सुनते हैं, जो आप मीडिया की ज़बानी सुनते हैं, जो आपको दूसरे लोग बता रहे होते हैं। लेकिन हमेशा ना बीइंग अ रिसर्चर हमेशा ऑथेंटिसिटी की तरफ जाएं बात की। हमेशा बात को उसको ना वेरीफाई करने की कोशिश करें कि आपको कहाँ से वो चीज़ सुनने को मिल रही है, जहाँ से भी मिल रही है वो ठीक है या नहीं। अभी तक मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता, न्यूज़पेपर से हमने सुना, मीडिया से सुना, न्यू पॉलिसी मुख्तलिफ लोगों के मुंह से सुना, डिस्कशंस हुए, मैंने भी बहुत किए, मुझे भी इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई बहुत ही ज़्यादा कोई पॉजिटिव किस्म की शख्सियत नहीं हूँ। हम भी बराह रास्त हमने ऑब्जेक्शन किया और हमें इसमें बहुत सारे डाउट्स थे। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने ये सोचा कि मैं HEC की वेबसाइट पे जाके, और इनका जो पूरा मैनुअल है जिसमें इन्होंने ये सब दिया हुआ, यकीनन दिया हुआ होगा। आज से पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि मैं इसको पढ़ूँ, इसको देखूँ। ज़ाहिर है वो एक चीज़ कहीं लिखी हुई तो होगी ना कि इन्होंने क्या किया है। हमने ना सिर्फ उसकी हेडलाइंस देखी थी, हम उसकी तफसील में नहीं गए। आज मैंने उसको पढ़ा और मैंने बहुत सारी नई बातें सीखी और बहुत सारी बातें मेरी समझ में भी आई। ऑफ कोर्स जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या जो वहाँ बैठे हुए हैं वो हमसे तो ज़्यादा ही सोचते होंगे। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है तो ऑफ कोर्स उनको भी लगती होगी। लेकिन वो किस सिनेरियो से सोचते हैं, वो कहाँ जाके सोचते हैं, और हम किस लेवल पे सोचते हैं, ये दो बहुत डिफरेंट बातें हैं। बहरहाल, अब मैं आपको जो इसकी पॉलिसी के हवाले से मैंने जितना भी ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है वो इस मैनुअल से की है, जो मेरे सामने अभी भी खुला हुआ है, PhD का मैनुअल, और मैं न्यू पॉलिसी का मैनुअल, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ख़ुद भी इसको पढ़ सकते हैं, मगर जो मैंने इससे समझा वो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ। देखें, मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी ना कम कर दी गई है। पहले हमें मिनिमम जो है वो MPhil रिक्वायर्ड था, मतलब 18 ईयर्स ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट था PhD में एडमिशन के लिए। लेकिन अब इन्होंने 16 ईयर्स कर दिया है। मतलब इंटर के बाद 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आप जो भी लेते हैं, इधर वो BS है या मास्टर्स है, जो भी है, उसके बाद आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाकायदा ये सेंटेंस मेंशन किया है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, this criterion are only minimum requirement for the admission in PhD. The universities are free to establish their own admission framework. देखें, बहुत सारी बातें जो होती हैं ना, वो एक ऊपर वाला बंदा तो नहीं करता, वो उसने अपने नीचे जो लोगों को बिठाया हुआ होता है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है। अब आप ये देखें कि अगर HEC तो पॉलिसीज़ बना रहा है ना, PhD निकाल कौन रहा है, PhD की क्वालिटी को मेंटेन कौन कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। लेकिन अब उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएगा ना वो HEC बनाएगा, और उसको अप्लाई करेंगी यूनिवर्सिटीज़। इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो PhD की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, बहुत रिगरस होती हैं, बहुत सख्त होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए आप अपनी पॉलिसी, आप फ्री हैं, आपको लिबर्टी है, यूनिवर्सिटीज़ को लिबर्टी है कि वो अपनी पॉलिसी किस तरह बनाती हैं या वो किस तरह से
उन जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से एलिजिबल बनाती हैं इस फील्ड में आने के लिए। क्योंकि इस फील्ड में तो भाई देखें, पीएचडी की वर्थ आप सबको पता है, हम उसके क्वालिटी को नहीं गिरा रहे, उसका क्राइटेरिया हम कब, ये सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अपने डोमेन, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। यूनिवर्सिटीज़ आर फ्री टू इस्टेब्लिश, इसमें साफ लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि हम पीएचडी की क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप इसको जो है, अगर 4 ईयर के बाद स्टूडेंट आ रहे हैं, आप उसको एलिजिबल बनाएं कि वो इस फील्ड में आने के लिए खुद एलिजिबल हो, पीएचडी करने के काबिल हो, उसको इतना एबल आप बनाएं। सेकंड चीज़ जो इसमें है, ये मुझे अच्छी लगी, बहरहाल ये पर्सनली मुझे पहले भी अच्छी लगी थी, मे चेंज द डिसिप्लिन। आप अपना डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया है या बॉटनी में किया है या जोलॉजी में किया है, जिसमें भी किया है, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप उस फील्ड को स्विच करना चाहते हैं, देखें मैं ये नहीं कह रही कि कोई साइंस का स्टूडेंट जाके आर्ट्स में रिसर्च कर ले, कर सकता है बहरहाल, लेकिन या आर्ट्स का स्टूडेंट आके साइंस में कर ले, लेकिन प्रेफर नहीं करेगा वो। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट शुरू से पढ़े हैं तो आप ये सच्ची बात है। देखें, आज से पहले ये होता था कि अगर फिजियोलॉजी में मास्टर्स है या उसी में एमफिल है तो आप आगे भी पीएचडी भी उसी में करेंगे, लेकिन आप इसको डिसिप्लिन को चेंज कर सकते हैं। आप किसी और डिसिप्लिन में भी पीएचडी कर सकते हैं अगर आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी या वो अथॉरिटी जहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको एलिजिबल समझती है कि आप उस क्राइटेरिया को मीटअप कर लेंगे, आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ डाल देंगे और आप ये कर सकते हैं थ्रू टेस्ट, थ्रू एनी चैनल, थ्रू एनी सोर्स। वो अगर आपको जज कर लेते हैं, आपको चेक कर लेते हैं आपका एग्ज़ाम लेकर या किसी भी तरह, तो आप डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, अब है। तो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू जो भी अपना डिसिप्लिन चेंज करना चाहते हैं, वो अभी से सोच लें। जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लेना है, अगर उनका इंटरेस्ट, देखें कभी कभी ये होता है इंटर के बाद हम ना समझ नहीं पाते, उसके बाद हम एडमिशन लेते हैं एक डिपार्टमेंट में, हम उसके साथ सब्सिडरी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अगर हम किसी और सब्जेक्ट में जिसमें आपका बैचलर्स या मास्टर्स नहीं है, उससे अलग आप किसी और सब्जेक्ट में अपनी डिग्री परसू करना चाहते हैं, कैरियर परसू करना चाहते हैं, देन यू आर गुड टू गो है। वो एक और इसमें ये है, इन्होंने ना देखें ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये मैनुअल पढ़ने से पहले, एक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है जो हमें पूरी करनी है। इस रिक्वायरमेंट में ये है कि आपको, इन्होंने 2 तरह के टेस्ट दिए हुए हैं और ये टेस्ट हमारे बहुत फेमिलियर हैं। इसको आप जीआरई कह सकते हैं या गैट कह सकते हैं, जीआरई भी है, गैट दोनों हैं। इन्होंने ये लिखा है कि एक एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस ये लोग लॉन्च करेंगे जिसके तहत ये टेस्ट लिए जाएंगे टू मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द पीएचडी डिग्री, और आपको इसमें आने से पहले ये टेस्ट देने होंगे। अच्छा, इन्होंने ये टेस्ट जो हैं ये इसकी लिबर्टी यूनिवर्सिटीज़ को दी है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, एचईसी से अप्रूव होंगे, मगर आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उसको किसी भी तरह से जो है वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उसको बना सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ दी है ताकि वो स्टूडेंट जो पीएचडी में आ रहा है वो इतना एलिजिबल तो हो कि वो मिनिमम ये टेस्ट पास कर सके। तो ये टेस्टिंग इनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन ये बात जितनी मुझे समझ में आई उतनी मैंने आपको बता दी। बाकी ये कि क्रेडिट आवर्स का जो भी बात है, अगर हम एमफिल के 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं और पीएचडी के अभी तक जो हैं वो 18 क्रेडिट आवर्स हैं, तो मिला के ये कुल 48 होते हैं टोटल। अभी भी इन्होंने क्रेडिट आवर्स सेम रखे हैं, 48 क्रेडिट आवर्स हैं, यही आपको कंप्लीट करने हैं। और पीएचडी की डिग्री में अगर एमफिल और पीएचडी के मिला के देखें तो भी इतने ही बनते हैं। अगर सिर्फ ये लोग पीएचडी का नाम देके इसको कह रहे हैं तो ये भी 48 ही हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्रेडिट आवर्स आपको पूरे करने हैं थ्रू कोर्स वर्क, थ्रू जो भी इनका आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है, आपको ये क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। और मिनिमम टाइम पीरियड इसका 3 ईयर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ईयर्स है। 8 ईयर्स के बाद अगर आपका एक्सपायर हो जाता है, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी अपने इंस्टीट्यूट से या अपनी सुपरवाइज़र से, जो ये आपकी ये बात सर्टिफाई कर सके कि आप किसी प्रॉब्लम में थे और आप नहीं कर सके, तो सर्टेन कंडीशंस पे ये एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। अदरवाइज़ इन्होंने इस चीज़ को अब बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है कि मैक्सिमम 8 ईयर्स में आप कर लें, मिनिमम 3 ईयर्स में यूनिवर्सिटी आपको डिग्री अवार्ड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एमफिल करके आए हैं, जैसे अभी जो फर्स्ट एडमिशन्स होंगे पीएचडी में, उसमें बहुत सारे एमफिल वाले ही लेंगे,
तो इन्होंने क्रेडिट आवर्स का 50% उसको दिया है। पहले हम लोग जो एमफिल करके आए हैं हमें 30 क्रेडिट आवर्स मतलब मोर देन 50% हम कर चुके हैं। लेकिन अब जो आएंगे अगर 48 में से आप 30% निकालें तो ये 24 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। तो 24 आपको पीएचडी में दोबारा और मज़ीद करने होंगे। ये वाली एक चीज़ है, 50% रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अभी तक मैं ये मैंने बहुत ही नई चीज़ पढ़ी, मैंने कहीं से नहीं सुनी थी। इन्होंने पीएचडी की डिग्री के अवार्ड के लिए 2 इयर्स की रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट रखी है। अच्छा, रेसिडेंसी हमें पता है, हम एमबीबीएस के स्टूडेंट से सुनते हैं कि वो लोग रेसिडेंसी वगैरह करते हैं, जो मतलब प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को। पीएचडी के लिए भी इन्होंने रेसिडेंसी रखी है 2 साल की डिग्री अवार्ड से पहले। तो जनाब ये चीज़ हमें किसी से पूछनी पड़ेगी और मज़ीद इसको क्लियर कराना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बहुत क्लियर लिखा है इनकी पॉलिसी में, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि मिनिमम 2 इयर्स की रेसिडेंसी रिक्वायर होगी। अच्छा, इसके अलावा वही क्रेडिट आवर्स आपको कंप्लीट करने के लिए जब आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे या क्रेडिट आवर्स की जो भी आपकी इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 3 GP जो है वो लानी बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद आपका रिसर्च सिनॉप्सिस जाता है, उसके बाद आपकी रिसर्च शुरू होती है, तो ये आपको एग्ज़ाम जो है वो देना है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने जिसको इन्होंने मॉडिफाई किया है रूल को, वो ये है कि पहले हमें ये रिक्वायरमेंट थी कि आप किसी फॉरेन एक्सपर्ट से अपना पीएचडी की डिसर्टेशन या थीसिस जो है उसको इवैल्यूएट करवाएंगे। ये कंडीशन इन्होंने ख़त्म की है। लेकिन फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, एचईसी वालों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हाँ, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को लिबर्टी दी है, आप चाहें तो आप किसी फॉरेन एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो लोकल एक्सपर्ट से, या फिर हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, मेरिटोरियस प्रोफेसर्स हैं या बहुत अच्छे जो हायर लेवल के प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप करवा लें और इसमें कोई मसला नहीं है। पहले एक रिक्वायरमेंट थी कि फ़ॉरेन होना ज़रूरी है, लेकिन अब फ़ॉरेन एक्सपर्ट की कंडीशन इन्होंने ख़त्म कर दी है। कंडीशन ख़त्म की है लेकिन कर सकते हैं, अभी भी यूनिवर्सिटीज़ को ये लिबर्टी है कि अगर वो चाहें तो एवेल्युएशन के लिए बाहर भेज सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ को लिबर्टी है, इसमें ये नहीं कि अब आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए कि जनाब नहीं अब हम यहीं से होगा, और ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस पे है, आपके इंस्टीट्यूट की चॉइस पे। बहरहाल कंडीशन इन्होंने ख़त्म की है। अच्छा, और अगर आप एक पब्लिकेशन एचईसी रिकग्नाइज जर्नल में कर देते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल एक्सपर्ट आपको सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट से एवेल्युएट कराना होगा। ये इन्होंने इसमें जो है वो पॉलिसी में एक न्यू चीज़ डाली है, वरना 2 से कराना होगा। अगर आपकी पब्लिकेशन हो चुकी है तो वो पब्लिकेशन का जो है एक प्रूफ आपके थीसिस के साथ लगेगा और उसके बाद आप सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट से। अच्छा, एक्सटर्नल एक्सपर्ट ये उसे कह रहे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से बाहर का हो। फॉरेन एक अलग चीज़ है, यूनिवर्सिटी से बाहर से आप किसी से भी करवा लें, वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है जो आपका थीसिस इवैल्यूएट कर दे। हाँ, आप वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट फॉरेन भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, ये इनकी पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट्स थे जो मैंने समझे और जो मैंने आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। देखें, हम ना पॉलिसी को फॉलो करने वाले लोग हैं। अगर कोई पॉलिसी बनाता है, हमारे लिए बनाता है, हमारे बेटर बेनिफिट के लिए बनाता है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसके बारे में नेगेटिविटी या डाउट्स फैलाने से हम सिर्फ खुद ही डिस्टर्ब होंगे, हमारा माइंड जो है वो कंपोज नहीं हो पाएगा। सो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं आगे 3 साल तो इसमें लगेंगे, इस पॉलिसी को ज़रा सेट होने में, ज़रा क्लियर होने में। जब आप इसके अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह, वैसे भी पीएचडी कोई आसान चीज़ तो है नहीं मुश्किल ही है, लेकिन आप जब आप हर चीज़ को पॉजिटिविटी से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, स्टे पॉजिटिव।